बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अफसाना जेवर का डब्बा के आखिरी हिस्से की रीडिंग मुकम्मल करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, इससे पहले अभी तक सबक में हमने पढ़ा कि प्रकाश एक खस्ता हाल नौजवान था। वो अगरचे बीए पास था, लेकिन इसे कोई मुलाजमत ना मिल सकी। उसकी शादी एक खूबसूरत तालीम याफ्ता और शौकीन औरत चंपा से हो गई और लिहाजा उसके सर पर बीवी की जिम्मेदारी भी थी। और आखिरकार उसे 30 रुपए माहवार के इस ठाकर के बेटे को पढ़ाने के लिए एक ट्यूशन मिल जाती है। ठाकर साहब जो हैं वो उस पर बहुत ज्यादा मेहरबान हैं कि अपने लड़के की शादी के सारे इंतजामात उसके सुपुर्द कर देते हैं और हजारों रुपए के काम के लिए उस पर एतमाद कर लेते हैं। प्रकाश अपनी गुर्बत के बायस एक कमजोर लम्हे में ठाकर साहब के हाथ से जेवर का डब्बा चुरा लाता है। इसके बावजूद भी ठाकर साहब उस पर बहुत ज्यादा एतमाद करते हैं और उस पर जो है शक नहीं किया जाता। और अपनी बीवी से भी प्रकाश ये चीज जो है वो पोशीदा रखता है, छुपा के रखता है। लेकिन उसकी तमाम तर एहतियातों के बावजूद इसकी बीवी चंपा को उसकी इस हरकत का इल्म हो जाता है। और जब उसे ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा दुखी होती है और वो अपने शोहर से बदगुमान हो जाती है। लिहाजा अब यहाँ से ही हम अपने सबक को कंटिन्यू करेंगे। इस दिन से चंपा कुछ उदास रहने लगी। प्रकाश से इसे वो मोहब्बत ना रही, ना ही वो इज्जत का जज्बा। बात बात पर तकरार होती। इससे पहले बेटा आपने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा कि इससे पहले यानी जब ये जेवर का डब्बा प्रकाश चुरा के नहीं लाता, उससे पहले दोनों में कोई बात राज न थी। लेकिन जब चंपा को ये बात मालूम होती है कि वो जेवर का डब्बा किसी और ने नहीं बल्कि प्रकाश ने चुराया था, तो प्रकाश तो चंपा जो है वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वो अपने शोहर से बदगुमान हो जाती है और उसके दिल में खामद की पहले जैसी इज्जत वक़्त नहीं रहती। मुस्तकबिल के पहले वो तब दोनों, अब ये इस तब से मुराद है पहले, तब दोनों एक दूसरे से दिल की बातें करते थे, मुस्तकबिल के मंसूबे बांधते थे, आपस में हमदर्दी थी। मगर अब दोनों में कई कई दिन तक आपस में एक बात भी ना होती। अब देखें, अगर ये लाइन आपको एक्सप्लेनेशन वजाहत के लिए आ जाए, ये जुमला या ये पैराग्राफ स्लीज के लिए आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर इस तब से मुराद पहले और अब से मुराद यानी अब, यानी तब दोनों एक दूसरे से दिल की बातें करते थे। यानी इस वाक़े से पहले दोनों एक दूसरे से दिल की बातें करते थे, कोई बात उनमें राज ना थी, मुस्तकबिल के मंसूबे बांधते थे, आपस में हमदर्दी थी, एक दूसरे से अपने दिल की बात करते थे। मगर अब यानी इस वाक़े के बाद दोनों में कई कई दिन तक आपस में एक बात भी ना होती। कई महीने गुजर गए। शहर के एक बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की जगह खाली हुई। प्रकाश ने अकाउंटेंट का इम्तिहान पास किया हुआ था, लेकिन शर्त ये थी कि 10,000 रुपए की जमानत दाखिल की जाए। यानी एक असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट खाली थी, लेकिन उसके लिए शर्त थी कि 10,000 रुपए जो है वो एज ए गारंटी जमानत के तौर पर रखे जाएं। इतनी बड़ी रकम कहाँ से आए? जाहिर है कि जैसा कि हम बार बार ये पढ़ चुके हैं कि पहले ठाकुर साहब के यहाँ माहवार जो है 30 रुपए की तनख्वाह पर प्रकाश काम करता था, और उस जमाने में तो 30 रुपए भी बहुत बड़ी रकम थी और 10,000 रुपए तो बहुत बड़ी जो है वो रकम थी। जैसा कि आपने ये भी पढ़ा कि ठाकुर साहब ने 10,000 रुपए जो है वो प्रकाश को शादी के इंतजामात के लिए दिए थे, या 5,000 रुपए जेवर के लिए दिए थे। ये सारी बातें आपने याद रखनी है, और ये भी याद रखना है कि 10,000 रुपए जो है वो जमानत के लिए जरूरत थी असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए। ठीक है, लेकिन जाहिर है इतनी बड़ी रकम का अरेंज नहीं कर सकता था प्रकाश। एक दिन ठाकर साहब से इस मामले पर बात चल पड़ी। ठाकर साहब ने कहा, तुम क्यों नहीं दरखास्त भेजते? यानी ठाकर साहब के भी नॉलेज में ये बात थी कि एक जो वैकेंसी है वो खाली है,
प्रकाश ने सर झुका लिया। 10,000 की नकद जमानत मांगते हैं, मेरे पास रुपए कहाँ रखे हैं। प्रकाश उनको बताता है कि उसके लिए 10,000 रुपए नकद जमानत की जरूरत है, लेकिन मेरे यानी एज अ गारंटी जरूरत है कि अगर कोई नुकसान हो जाए तो उस 10,000 रुपए से वो पूरा करेंगे। अजी दरखास्त तो दो, ठाकुर साहब उसको कहते हैं। यहाँ ठाकुर साहब का किरदार बहुत पॉजिटिव दिखाया गया है कि उन्होंने बड़ा जो है वो सब्र का मुजाहरा किया कि अगर उनको शक भी था, बल्कि किसी किस्म की गुंजाइश ही नहीं थी कि उसके सिवा कोई ये दूसरा काम कर सकता है, लेकिन वो बड़े मतलब तहम्मुल का मुजाहरा करते हैं और अपने किसी भी बात से उसको ये शो नहीं करवाते कि उनको उस पर किसी किस्म का कोई शक है। अजी दरख्वास्त दो, ठाकुर साहब उसको कहते हैं कि दरख्वास्त दो, अगर सब अमूर तय हो जाए यानी सारे मामला तय हो जाए, बाकी उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है अगर तुम उस पर पूरा उतरते हो तो जमानत भी दे दी जाएगी। वो उसे कहते हैं तो पैसों का बंदोबस्त भी हो जाएगा, इसकी फिक्र ना करो। प्रकाश ने हैरान होकर कहा, आप नकद जमानत दाखिल कर देंगे? यानी इस चीज पर उसे दिल ही दिल में बहुत ज्यादा एहसास शर्मिंदगी होता है। हाँ हाँ, ये कौन सी बड़ी बात है। प्रकाश घर की तरफ चला तो उदास था। उसको ये नौकरी जरूर मिलेगी, मगर फिर भी वो खुश नहीं है। ठाकर साहब की साफ दिली और उनके इस पर इतने जबरदस्त एतमाद से इसे दिली सदमा हो रहा था, यानी वो दिल ही दिल में उसको बहुत ज्यादा शर्मिंदगी और उसका ज़मीर उसे बुरी तरह झंझोड़ रहा था कि वो उसके ऊपर कितना, इतने बड़े वाक़े के बाद भी अभी तक वो उस पर इतना एतमाद रखते हैं कि उसके लिए 10,000 रुपए एज ए गारंटी देने के लिए तैयार हैं। तो उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। इनकी शराफत इसके कमीनेपन को रोंदे डालती है। यानी वो ऐसे लग रहा था कि उसने जो घटिया हरकत की है उसकी मतलब उनकी शराफत की वजह से उसका घटियापन जो है वो उनके पैरों तले जो है वो कुचला जा रहा है। उसने घर आकर चंपा को खुशखबरी सुनाई। चंपा ने सुनकर मुंह फेर लिया। ये मुंह लिखा हुआ है बेटा, इसको दूसरे तरीके से भी इसकी इमला होती है, यानी चेहरा। वो अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है, उसको कोई खुशी नहीं होती। फिर 1 मिनट के बाद बोली, ठाकर साहब से तुमने क्यों जमानत दिलवाई? जगह ना मिलती ना सही, रोटियां तो मिल ही जाती हैं। यानी वो कहती है कि तुमने ठाकर साहब से जमानत क्यों दिलवाई? अगर जगह नहीं मिलती यानी अगर तुम्हें ये नौकरी नहीं मिलती ना सही, हमें 2 वक्त की रोटी खाने को मिल ही रही है। रुपए पैसे का मामला है, कहीं भूल चूक हो जाए तो तुम्हारे साथ इनके पैसे भी जाएं। क्योंकि वो 10,000 रुपए एज ए गारंटी जमा होने थे और उसकी पोस्ट क्या थी, असिस्टेंट मैनेजर की। तो वो कहती है कि अगर बैंक में तुमसे हिसाब किताब में कोई गलती हो गई तो तुम्हारे साथ उनके पैसे भी जाएंगे। ये तुम कैसे समझती हो कि भूल चूक होगी? क्या मैं ऐसा अनाड़ी हूँ? उसको, प्रकाश को चंपा की बात सुनकर कुछ दुख भी होता है। वो कहता है कि तुम ऐसा समझती हो कि क्या मेरे में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि जो है हिसाब किताब रख सकूं। चंपा ने कहा, आदमी की नीयत हमेशा एक सी नहीं रहती। यहाँ पे वो थोड़ी सी उसको चुभती हुई बात करती है और प्रकाश भी एकदम सन्नाटे में आ गया, यानी एकदम वो जो है ना उसको एकदम वो चौंक जाता है कि उसने ऐसी बात क्यों कही। इसने चंपा को चुभती हुई नजर से देखा, मगर चंपा ने मुंह फेर लिया था, चेहरा उसने दूसरी तरफ कर लिया। वो इसके अंदरूनी ख्याल का अंदाजा ना लगा सका कि प्रकाश अब ये जानने की कोशिश कर रहा था कि उसने ऐसी बात क्यों कही, लेकिन चूंकि चंपा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया तो प्रकाश अंदाजा नहीं कर सका कि उसने किस सेंस में ये बात की है। मगर ऐसी खुशखबरी सुनकर भी चंपा का उदास रहना इसे खटकने लगा। इसके दिल में कि इतनी बड़ी मतलब नौकरी की खुशखबरी सुनाई है, तो जब वो ये सुनकर भी उदास थी तो उसके दिल में सवाल पैदा हुआ कि चंपा का ऐसा रवैया क्यों है? इसके अल्फाज में कहीं तंज तो नहीं छुपा है? चंपा ने संदूक खोलकर कहीं देख तो नहीं लिया? इसका जवाब हासिल करने के लिए वो इस वक्त अपनी एक आंख भी बंद कर सकता था। यहाँ इसका जवाब हासिल करने के लिए वो इस वक्त अपनी एक आंख बंद भी कर सकता था। एक आंख बंद करना का मतलब है हकीकत से नजरें चुराना।
खाने के वक्त प्रकाश ने चंपा से पूछा, तुमने क्या सोचकर कहा कि आदमी की नीयत तो हमेशा एक सी नहीं रहती, जैसे इसकी जिंदगी और मौत का सवाल हो। यानी कि खाने के वक्त वो प्रकाश जो है वो चंपा से फिर पूछता है, क्योंकि उसके अंदर ये बात खटक रही होती है कि चंपा ने उसको ये बात क्यों की। तो वो उससे पूछता है, तो फिर मतलब जाहिर है ये उसकी जिंदगी और मौत का सवाल होता है कि अगर ये बात चूंकि उसने चंपा से पोशीदा रखी होती है, वो तो ये सोचता है कि वो उसे एक एक करके ये जेवर देगा और उसे ये बताएगा कि ये उसने उसके लिए खुद से बनवाए हैं। तो अगर ये बात उसको पता चल जाए तो उसके लिए तो मर मिटने का मकाम था शर्मिंदगी के बायस। तो चंपा जो है, चंपा ने आजरदा होकर कहा, यानी दुखी होकर कहा, कुछ नहीं, मैंने दुनिया की बात की थी। वो कहती है, नहीं, मैंने तो नॉर्मल नॉर्मल एक बात की कि ये दुनिया की रीत है, दुनिया का दस्तूर है कि इंसान जो है वो पैसा देखकर उसकी नीयत खराब हो जाती है। प्रकाश को फिर भी तसल्ली नहीं होती, मतलब दिल में उसके, चूंकि जाहिर है वो दिल में उसके चोर था, वो झूठा था। प्रकाश खाना खाकर लेटा तो इसका ज़मीर इसे मलामत कर रहा था। यानी चूंकि चंपा ने उसे इशारों में ये एहसास दिलाया था कि इंसान की नीयत बदलते हुए देर नहीं लगती, और जो शख्स, मतलब उसकी बात करने का मकसद तो यही था कि जिस शख्स के हम पे बहुत ज़्यादा पहले भी एहसान हो, और उसके अलावा ये एहसान भी कि उन्होंने 10,000 रुपए की नकद ज़मानत देने से भी जो है वो गुरेज नहीं किया, वो उस पर इतना एतमाद करते हैं, तो उसके लिए तो हमें अपनी जान देने से भी दरेग नहीं करना चाहिए। वैसे बेसिकली तो यानी डायरेक्टली वो ये लफ्ज़ नहीं कहती, वो ये अल्फाज नहीं कहती, लेकिन उसकी बातों का मतलब तो यही होता है। लिहाजा उसकी बातों की वजह से जब प्रकाश खाना खाकर लेटा तो इसका ज़मीर इसे मलामत कर रहा था। दुखते हुए फोड़े में कितना मवाद भरा है, ये इस वक्त मालूम होता है जब नश्तर लगाया जाता है। नश्तर होता है काटने वाला आला, उसको हम कहते हैं। तो इस लाइन का मतलब है कि आदमी के बदन पर आपने कभी देखा होगा जैसे कि एक फोड़ा, जख्म, फोड़ा होता है, जख्म जब बड़ा बन जाता है तो उसको फोड़ा कहते हैं। कि आदमी के बदन पर फोड़ा निकलता है तो ऊपर से उसे कुछ मालूम नहीं होता, जो भी जख्म बड़ा बन जाता है तो इंसान को मालूम नहीं होता कि इसके अंदर कितना गंद और कितना मवाद जमा है। इसका पता उस वक्त चलता है जब डॉक्टर उसको काट के उसके अंदर से वो गंदे मवाद को खारिज करता है कि उसके अंदर कितना गंद भरा हुआ है। इसी तरह से कोई दिल की स्याही इस वक्त मालूम होती है जब कोई इसे हमारे सामने खोल कर रख देता है। अब बज़ाहिर कोई बहुत मीठी मीठी बातें कर रहा हो, बहुत अच्छे तरह से पेश आ रहा हो, तो हम उसको बहुत अच्छा इंसान समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रकाश का बज़ाहिर किरदार था, लेकिन इसी बात की तरफ ये इशारा किया गया है कि जो दुखते हुए फोड़े में कितना मवाद भरा है, कि वो जख्म जो बज़ाहिर बहुत बड़ा होता है उसके अंदर कितना गंद भरा हुआ है, जब तक उसको चीरा ना जाए तो मालूम नहीं होता। बाज़ औक़ात बहुत बड़े जख्म के अंदर भी इतना गंद नहीं होता, और बाज़ औक़ात छोटे से जख्म के पीछे भी बहुत गंद होता है। इसी तरह से दिल की स्याही के कोई किसी का दिल अंदर से कितना बुरा है वो उसी वक्त मालूम होता है जब वो खुद उसके बारे में कहता है। वरना बाज़ औक़ात हम किसी के बारे में बुरा गुमान रखते हैं और वो बहुत अच्छा होता है, और बाज़ औक़ात हम किसी को बहुत अच्छा समझ रहे होते हैं और एक दिन उसके गुनाह जो है वो उसको जीने नहीं देते, और खुद वो अपनी ज़ुबान से एतराफ़ जब करता है तो हमें मालूम होता है कि बज़ाहिर हम जिस इंसान को बहुत अच्छा समझ रहे थे वो उसके अंदर कितना गंद भरा हुआ था। इसी तरह से इस बात की तरफ इशारा किया गया है कि इसी तरह हमें अपने दिल के अंदर छुपी हुई बुराई का अंदाजा भी उसी वक्त होता है जब कोई दूसरा शख्स अपनी किसी कौलो फेल से इस बुराई को खोलकर हमारे सामने रख देता है। तब हमें पता चलता है कि जिस मन को, जिस दिल को हम सोने की तरह खालिस और चांदी की तरह
उजला, साफ और शफाफ समझते थे। इसके अंदर तो झूठ ही झूठ है, खोट ही खोट है, मैल ही मैल है। और इस में सिवाय स्याही के, सिवाय कालेपन के और कुछ भी नहीं है। बज़ाहिर हम समझ रहे होते हैं कि उसका दिल बहुत शीशे की तरह साफ है, वो जो जुबान से कहता है अंदर से भी दिल उसका वैसे का वैसे ही है। लेकिन जब उसके किसी बात से, किसी एतराफ से या उसकी किसी फेल से, किसी काम से हमारे सामने ये हकीकत खुलती है, तो तब हमें पता चलता है कि उसके दिल में सिवाय स्याही के और कुछ नहीं। कोई सोशल या पॉलिटिकल कार्टून देखकर क्यों हमारे दिल पर चोट लगती है? इसलिए कि वो तस्वीर हमारी हैवानियत को खोलकर हमारे सामने रख देती है, जो दिल के अथाह यानी समंदर में, यानी जो दिल की बहुत गहराइयों में बिखरा हुआ पड़ा था, इकट्ठा होकर निकलने वाले कूड़े की तरह अपनी जिसामत से हमें मतवहश कर देता है, यानी वहशत ज़दा कर देता है, डरा देता है। तब हमारे मुंह से निकल पड़ता है अफसोस। यहाँ पर मुसन्नफ असल में ये कहना चाह रहा है कि जब हम कोई मुआशरती या सियासी कार्टून देखते हैं, यानी मुआशरे के में कोई बुराई देखते हैं या मुआशरती वाक़े की बिगड़ी हुई शक्ल देखते हैं, कार्टून से मुराद है मज़ाहिया शक्ल देखते हैं, तो मज़ाहिया से मुराद यहाँ बिगड़ी हुई शक्ल देखते हैं, तो इससे हमारे दिल पर चोट इस वजह से लगती है। वो जब हम कोई मुआशरती या सियासी बुरा वाक़या देखते हैं, तो इसलिए हमें उस वक़्त बुरा महसूस हो रहा होता है कि इस कार्टून ने, उस भद्दे वाक़े ने हमारे अंदर छुपी हुई हैवानियत को ज़ाहिर कर दिया, और हम अपनी जिन बुरी आदतों को, अपनी घटिया ज़हनियत को और घटिया फितरत को दूसरों से छुपा कर फिरते हैं, वो खुलकर दूसरों के सामने आ गई है, दूसरों की शक्ल में। क्योंकि हर शख्स कोई ना कोई बुराई अपने अंदर जो है वो छुपाए फिरता है, लेकिन उसको उसका एहसास नहीं होता। लेकिन जब वही सोशल मीडिया पे उस चीज़ को देखता है या दूसरों की शक्ल में देखता है, तो उस वक़्त वो उसको इतनी भद्दी इसलिए महसूस होती है कि उस वक़्त उसको एहसास होता है कि ये तो कहीं ना कहीं मैं भी इन चीज़ों का मुर्तकिब होता रहा हूँ, या मुझसे भी ये बुराइयां सरजद होती रही हैं। लिहाजा वो इनको देखकर डर जाता है। असल में दूसरों मुआशरे में देखने वाले, जैसे कि यहाँ पर जिक्र है कि सोशल या पॉलिटिकल कार्टून, यानी जब हम मुआशरे की किसी बुराई को देखते हैं और हमारे दिल पर चोट लगती है या हमें बुरा महसूस होता है, तो उस वक़्त हमें एहसास होता है कि खुद हमारे अंदर, हमारे दिल की गहराइयों में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से वो गंद और नेगेटिविटी और बुरे इरादे हमारे अंदर भी छुपे हुए हैं, और उस वक़्त हमें अफसोस होता है इस चीज़ का कि हम भी किस तरह से, कैसे कैसे और कितने बुरे कामों का हिस्सा रहे हैं। इस वक़्त कुछ ऐसी ही हालत प्रकाश की थी। चंपा के इन मुलामत अमेज अल्फाज ने प्रकाश की इंसानियत को बेदार कर दिया। यानी चंपा ने के जो अल्फाज थे कि इंसान की नीयत खराब होते देर नहीं लगती, चंपा के जो अल्फाज थे उन्होंने प्रकाश के ज़मीर को झंझोड़ कर रख दिया। चंपा के अल्फाज ने प्रकाश की इंसानियत को जगा दिया। जब से चंपा ने उसे ये अल्फाज बोले थे, इसके दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी की कैफियत थी। वो संदूक कई गुना भारी होकर पत्थर की तरह इसे दबाने लगा। दिल में फैली हुई हरारतें एक नुक्ते पर जमा होकर शोलागीर हो गई। वो संदूक यानी जिसमें उसने जेवर का डब्बा छुपा कर रखा था, वो कई गुना भारी होकर पत्थर की तरह इसे दबाने लगा। उसे मतलब एहसास नदामत और शर्मिंदगी का एहसास इतना ज्यादा हो गया कि ऐसे लगे कि उसके सीने पर किसी ने भारी पत्थर रखा हुआ है, और दिल में फैली हुई हरारतें यानी उसके अंदर जो नदामत की, शर्मिंदगी की, और हर वक्त उसका ज़मीर जो से बुरा एक एहसास दिलाता रहता था, उसे कचोके उसको ज़ख्म लगाता रहता था कि उसने कुछ गलत किया है, वो सारी एक जगह पर जमा होकर, एक नुक्ते पर जमा होकर
एक नुक्ते पर जमा होकर शोला गिर हो गई, यानी जैसे कि उनको उनमें आग भड़क उठी हो, यानी एकदम से उसको बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा शर्मिंदगी का एहसास होने लगा कि उसके लिए वो बर्दाश्त से बाहर हो गया। या दूसरे अल्फाज में हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रकाश को ऐसा महसूस हो रहा था कि वो संदूक कई गुना भारी पत्थर होकर उसके सीने पर आ पड़ा है और एक भारी पत्थर की तरह इसे दबा रहा है, और यूं लगता है जैसे इस संदूक के भारी बोझ के नीचे दबकर इसका सारा जिस्म कुचला जाएगा। इसके दिल में जाहिर है अगर उससे कोई गुर्बत में आकर या किसी जज्बाती लम्हे में आकर उससे बुराई सरजद हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एक बुरा इंसान था, बल्कि उसके अंदर, उसके दिल के अंदर खैर की, भलाई की और अच्छी खूबियां भी थी, और दिल की गहराइयों में भलाई की जो खूबियां थी वो सब इस कश्मकश में, इस शोर में आकर जो उसकी ज़मीर की से उठने वाली आवाजें थी वो सब आकर एक नुक्ते पर जमा हो गई। कई रोज गुजर गए, प्रकाश को बैंक में मुलाजमत मिल गई। इस तकरीब में इसके यहाँ मेहमानों की दावत है। यानी इस वाक़े के बाद जब वो आके घर बताता है कि जो है मुझे ठाकुर साहब ने कहा है कि तुम बैंक में इस पोस्ट के लिए अप्लाई करो और वहाँ पर जो ज़मानत देनी पड़ी गई उसके लिए पैसों का मैं बंदोबस्त कर दूंगा। तो उसके बाद ये जो अगला सीन या अगला एक्ट दिखाया जा रहा है वो कुछ रोज के बाद का है। कई रोज गुजर जाते हैं, प्रकाश को बैंक में मुलाजमत मिल जाती है। इस तकरीब में इसके यहाँ यानी वहाँ फिर प्रकाश अपने घर में एक तकरीब रखता है, एक दावत रखता है। उसमें ठाकुर साहब, उनकी अहलिया यानी ठकरायन, वीर इंदर और इसकी नई दुल्हन भी आए हुए हैं। बाहर यार दोस्त गा बजा रहे हैं क्योंकि मुलाजमत की खुशी में पार्टी रखी हुई थी। खाना खाने के बाद ठाकुर साहब चलने को तैयार हुए। प्रकाश ने कहा, आज आपको यहाँ रहना होगा दादा। दादा से मुराद ये नहीं कि वो उसके दादा लगते थे, बल्कि जैसे मैंने आपको कहा माता जी, दादा, ये इज्जत के लिए, बड़े के लिए, यानी ये अल्फाज अदब के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। आज आपको यहाँ रहना होगा दादा, मैं इस वक्त ना जाने दूंगा, यानी मैं आज आपको यहाँ से नहीं जाने दूंगा। आज रात आप मेरे घर ही रुकेंगे। चंपा को इसकी ये जिद बुरी मालूम हुई। चारपाइयाँ नहीं हैं, बिछोने नहीं हैं, यानी चंपा समझती थी कि जो ठाकुर साहब हैं उनकी फैमिली के लिए ज़ाहिर है वो 4 लोग थे, तो उनके घर उनके शायाने शान चारपाइयाँ और बिछोने बिस्तर नहीं थे और ना काफ़ी जगह ही है। रात भर इनको तकलीफ देने और खुद तकलीफ उठाने की कोई ज़रूरत इसकी समझ में ना आई, लेकिन प्रकाश बराबर जिद करता रहा, यहाँ तक कि ठाकुर साहब राजी हो गए। 12 बजे थे, ठाकुर साहब ऊपर सो रहे थे और प्रकाश बाहर बरामदे में। 3 औरतें अंदर कमरे में थी। यानी ठाकुर साहब जो थे, ये आपने याद रखना है 12 बजे थे, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम बताया गया है। रात के 12 बजे थे, ठाकुर साहब छत पे सोए हुए थे, और ये याद रखना आपने कि ठाकुर साहब कहाँ सो रहे थे और प्रकाश बाहर बरामदे में। 3 औरतें अंदर कमरे में थी। ये सारी लाइन आपने याद रखनी है क्योंकि इसमें 3-4 चीजें बताई गई हैं। प्रकाश जाग रहा था। वीरू के सरहाने चाबियों का गुच्छा पड़ा था। अब ये लाइन भी आपने याद रखनी है कि चाबियों का गुच्छा वीरू के सरहाने पड़ा था। प्रकाश ने गुच्छा उठा लिया, फिर कमरा खोलकर संदूक में से जेवरात का डब्बा निकाला और ठाकुर साहब के घर की तरफ चला गया। कई माह पेशतर, पेशतर से मतलब है पहले, यानी कई माह पहले वो इसी तरह लरजते हुए दिल के साथ, यानी कांपते हुए दिल के साथ ठाकुर साहब के मकान में घुसा था। यानी घुसा था का लफ्ज यहाँ इसलिए इस्तेमाल हुआ है कि वो ज़ाहिर वो जबरदस्ती गया था, चोरी गया था। इनके पाँव तब भी, इसके पाँव यानी प्रकाश के पाँव तब भी इसी तरह थरथरा रहे थे, यानी कांप रहे थे, लेकिन तब कांटा चुभने का डर था। कितना प्यारा सेंटेंस में इतनी बड़ी बात समोदी है कि लेकिन तब कांटा चुभने का डर था, आज कांटा निकलने का, यानी ये ज़मीर में खलिश का कांटा। यानी उस वक्त एक वो बुरा काम करने जा रहा था
तो इसको दूसरी सेंस में भी अगर आप लें तो यानी उस वक़्त ये था कि मैं पकड़ा ना जाऊं, और ज़ाहिर है एक बदनाम होने का डर था, और आज कांटा निकलने का। आज वो ज़मीर में भी अपने इत्मीनान, आज के फेल से आज जो अच्छा काम करने जा रहा था, तो आज उसको दिल में भी सुकून महसूस होता, और ये कि मतलब उसके दिल में ऐसी कोई बात नहीं थी कि वो कुछ बुराई करने जा रहा है। उस दिन अगर बदनाम होने का डर था, तो आज जो है वो एक अच्छा काम करने का सुकून था। तब बुखार का चढ़ाव था, हरारत, इज़्तिराब और खलिश से पुर। अब बुखार का उतार था। बुखार यानी जिसको आप पैसा आने का बुखार, बड़ा बनने का बुखार। तब बुखार का चढ़ाव था, यानी एक जो बुराई उसके दिमाग में समा गई। हरारत कहते हैं गर्मी को, इज़्तिराब, बेचैनी और खलिश से पुर। अब बुखार का उतार था, सुकून, फरहत और उमंग से भरा हुआ। जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ बताया कि तब कांटा चुभने का डर था। जाहिर है कि अगर बदनामी हो तो फिर बेचैनी भी होती है और खलिश भी होती है, और आज कांटा निकलने का यानी अगर इस सूरत में सुकून, फरहत और उमंग यानी खुशी से भरा हुआ। तब कदम पीछे हटा था, आज आगे बढ़ रहा था। यानी उस वक़्त कदम पीछे को हटते थे कि ऐसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब वो चोरी करने के लिए जा रहा था, क्योंकि उस वक़्त एक ज़मीर की मलामत थी। लेकिन आज वो चोरी किए हुए ज़ेवरात वापस रखने जा रहा था, अपने ज़मीर का बोझ उतारने जा रहा था। इसलिए जब इंसान बुराई करता है, ये एक जुमले में बहुत प्यारी बात है कि जब इंसान बुराई करता है तो ज़ाहिर है उसके कदम पीछे की तरफ हटते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है दिमाग और दिल के दरमियान एक जंग होती है। ज़मीर तो इंसान को मलामत करता है। कोई भी इंसान फितरतन बुराई पर पैदा नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन जब इंसान अच्छा काम करने लगता है तो उस वक़्त उसकी खुशी का और ही आलम होता है, और वो एक अजीब तरह से इत्मीनान होता है। तो उस सेंस में, उस पस मंज़र में ये जुमला है कि तब कदम पीछे हटा था, आज कदम आगे बढ़ रहा है। ये देखिए कितनी प्यारी सारी लाइन है। इसको बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। लेकिन तब कांटा चुभने का डर था, आज कांटा निकलने का। तब बुखार का चढ़ाव था, हरारत, इज़्तिराब और खलिश से पुर। अब बुखार का उतार था, सुकून, फरहत और उमंग से भरा हुआ। तब कदम पीछे हटा था, आज आगे बढ़ रहा था। ठाकुर साहब के घर पहुंचकर उसने आहिस्ता से वीर इंद्र का कमरा खोला और अंदर जाकर ठाकुर साहब के पलंग के नीचे डब्बा रख दिया। ये बात भी आपने याद रखनी है कि ठाकुर साहब के घर जब जेवर का डब्बा वो वापस रखने गया तो उसने कहाँ रखा? वहां उसने जाहिर है निकाला तो संदूक से था, लेकिन अब उसने संदूक में तो नहीं रखा ना, ठाकुर साहब के पलंग के नीचे रख दिया। फिर फौरन बाहर आकर आहिस्ता से दरवाजा बंद कर दिया और घर लौट आया। वो घर पहुंचा तो वीरू सोया हुआ था। चाबियों का, अब ये लाइन कि जब वो घर वापस आया तो वीरू क्या कर रहा था? सो रहा था। चाबियों का गुच्छा उसके सरहाने रख दिया। ठाकुर साहब सुबह तशरीफ ले गए। प्रकाश, ये अब 8वां एक्ट है इसका। प्रकाश रात को पढ़ाने जाया करता था। आज वो बेसब्र होकर तीसरे पहर ही जा बैठा। यानी ज़ाहिर उसे सब्र नहीं हो रहा था कि मैं जो जेवर रख के आया हूँ उनकी उस पर निगाह पड़ी है या नहीं पड़ी, और मतलब वो ये खबर सुनना चाहता था कि उनको जेवर वापस मिल गए हैं, और अपने ज़मीर का बोझ मतलब वो हल्का करना चाहता था। आज बेसब्री से वो तीसरे पहरी यानी जो जिस वक्त वो पढ़ाने जाता था उससे कुछ वक्त पहले ही चला गया। देखना चाहता था वहां आज क्या गुल खिलता है। गुल खिलना मुहावरा है। वीरेंद्र ने इसे देखते ही खुश होकर कहा, बाबूजी, कल आपके यहाँ की दावत बड़ी मुबारक थी। जो जेवर चोरी हो गए थे सब मिल गए। ठाकुर साहब भी आ गए और बोले, बड़ी मुबारक दावत थी तुम्हारी, पूरे का पूरा डब्बा मिल गया, एक चीज भी नहीं गई, जैसे अमानत रखने के लिए ही ले गया हो। यानी ठाकुर साहब भी कहते हैं कि तुम्हारी दावत बड़ी मुबारक थी, पूरे का पूरा डब्बा मिल गया, एक चीज भी उसमें से गायब नहीं। ऐसा लगता था कि जैसे चोर अमानत ही के लिए ले गया हो। ठाकुर, आज इस खुशी में हमारी दावत होगी। यानी अब प्रकाश मतलब ठाकुर कहता है कि आज इसी खुशी में हमारे यहाँ दावत होगी। कल तुम्हारी तरफ दावत थी तो आज हमारी तरफ दावत होगी। प्रकाश, आपने कोई मंत्र वंत्र तो नहीं पढ़वा दिया किसी से? अब प्रकाश यानी खुशी में कहता है,
और जाहिर है वो थोड़ा सा अपनी सिचुएशन को भी नॉर्मल रखने की कोशिश करता है। तो कहता है आपने कोई कहीं से किसी से कोई जादू शादू तो नहीं करवाया। मतलब ये वो एक वैसे मतलब नॉर्मल कहता है ठाकुर कई पंडितों से प्रकाश तो बस इसी की बरकत है। घर लौटकर प्रकाश ने चंपा को ये खबर सुनाई तो वो दौड़कर इसके गले से चिमट गई और न जाने क्यों रोने लगी, जैसे उसका बिछड़ा हुआ कामत बहुत मुद्दत के बाद घर आ गया हो। जब घर आके वापस वो प्रकाश चंपा को ये खबर सुनाता है तो जाहिर है चंपा ने उसको साफ लफ्जों में तो कभी भी ये जाहिर नहीं होने दिया कि वो ये जानती है कि उसका शोहर जो है वो जेवर का डब्बा चोरी करके लाया है। तो वो जब उसको आके बताता है कि उनके जेवर मिल गए तो चंपा मतलब बहुत खुश होती है कि प्रकाश ने बहुत अच्छा काम किया और वो भाग के उसके गले से लग जाती है और रोने लगती है। उसको ऐसा लगता है कि उसका जो बिछड़ा हुआ शोहर यानी जो पहले एक ईमानदार शख्स जिसके साथ उसने जिंदगी का सफर शुरू किया था वो बहुत मुद्दत बाद घर आ गया हो। पर यानी कि वक्ती तौर पर वो जज्बात की रोह में बहकर या पैसे की चमक और जेवर की चमक देखकर उससे गलती हो गई। लेकिन चंपा को ये बात अच्छी लगी कि उसने अपनी गलती का अजाला किया। प्रकाश ने कहा आज इनके यहाँ हमारी दावत है। चंपा कहती है वो इतनी खुश होती है कि वो कहती है मैं 1000 भूखों को खाना खिलाऊंगी। तुम तो प्रकाश कहता है तुम तो सैकड़ों का खर्च बतला रही हो। चंपा कहती है मुझे तो इतनी खुशी हुई है कि लाखों खर्च करने से भी अरमान पूरा ना होगा। यानी वो कहती है मुझे तो इतनी खुशी हुई है। एक्चुअली उसको कोई उनके जेवर मिलने की खुशी नहीं होती बल्कि उसको इस चीज़ की खुशी होती है कि उनके ज़मीर पे जो बोझ था और वो जो एक गिल्टी फील कर रही थी कि ठाकुर और ठकराइन जिनका उनके साथ एक एतमाद का रिश्ता था और अपना जो उसका शोहर प्रकाश था जिसको कि वो बहुत अच्छा इंसान समझती थी, तो इस चीज़ के बाद उसको अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। तो आज उसको इस चीज़ की बहुत खुशी थी कि जेवर का डब्बा प्रकाश वापस रखा है। मुझे तो इतनी खुशी है कि लाखों खर्च करने से भी अरमान पूरा ना होगा। प्रकाश की आंखों में आंसू आ गए। ये मुंशी प्रेमचंद का जो अफसानों का मजमुआ है ज़ादे राह उससे लिया गया है। यहाँ पर बेटा ये थोड़ा सा मिटा हुआ है। जब आपके पास जो बुक है उस पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है, लिहाजा ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ इसको। अभी आप अगर आपके पास बुक है तो उसके ऊपर आप अंडरलाइन कर लें, क्योंकि ये पूछा जाता है एमसीक्यूज में कि मुंशी प्रेमचंद का अफसाना जेवर का डब्बा उनके किस अफसानवी मजमूए से लिया गया है। ज़ादे राह से। उम्मीद है आप बच्चों को आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। मश्क जो है हम एक अलग लेक्चर में करेंगे, लेकिन एमसीक्यूज आप मेरे साथ ही करेंगे। चंपा की बात सुनकर प्रकाश का रद्द अमल क्या था? उसने शर्म और गम से सर झुका लिया। वो मुस्कुराकर रह गया। उसने पैसा कमाने का मंसूबा बनाया या वो अपनी किस्मत को कोस कर रह गया। तो जब चंपा की कौन सी बात का यहाँ पे जिक्र हो रहा है? वो जो चंपा कहती है कि इंसान की नीयत बदलते देर नहीं लगती, तो उसका एग्जैक्ट आंसर क्या है? शाबाश। मुझे यकीन है सब स्टूडेंट्स इसका जवाब जानते होंगे। उसने शर्म और गम से सर झुका लिया। दूसरा एमसीक्यू है बेटा, चोर के पांव का निशान देखने के लिए छत पर कौन गया? ये मैंने दौरान सबक ही आपको बताया था। अकेला प्रकाश, ठाकुर और प्रकाश, ठाकुर, ठकराइन और प्रकाश, और फोर्थ ऑप्शन है ठकराइन और प्रकाश। तो आपको याद होगा सब स्टूडेंट्स को। जी शाबाश, ठाकुर, ठकराइन और प्रकाश। खुद को बेकसूर साबित करने के लिए पहली के ये है, खुद को बेकसूर साबित करने के लिए प्रकाश ने क्या किया? पुलिस को इतला दी, नौकरों से पूछताछ की, चोर की तलाश में मदद की, इसने वो घर छोड़ दिया। जी शाबाश, प्रकाश ने फौरन उसी दिन ही वो घर छोड़ दिया था ताकि उसके ऊपर कोई शक न करे। प्रकाश ने जेवर का डिब्बा क्यों वापस रख लिया?
पकड़े जाने के खौफ से, ठाकर से ताल्लुक की वजह से, बीवी की नाराजगी के बायस, या अपने जमीर की आवाज पे। वेरी गुड, अपने जमीर की आवाज पे। जी तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और अल्फाज जुमले जैसे ये सवालात के जवाबात आप देख रहे हैं। इसके अलावा दर्ज झैल अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। और सवाल नंबर 4 है, जुमला खबरिया की 2 किस्में हैं, जुमला फेलिया और जुमला इस्मिया। इसको हम एक अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही आज का अफसाना हमारा मुकम्मल हुआ। लेकिन आखिर में जैसा कि हर लेसन के पढ़ने का कोई ना कोई मकसद होता है, जाहिर है बिला मकसद ना आपकी ये निसाब की बुक है। इसमें जो भी अफसाने, ड्रामे या हर सबक आप पढ़ते हैं उससे कुछ ना कुछ आप सीखते हैं। और इस अफसाने में अगर हम इसको एक जुमले में बयान करें तो ये चीज़ बताई गई है कि गुर्बत और तंगदस्ती से बसा औकात इंसान की नीयत खराब हो जाती है, लेकिन जब इंसान का ज़मीर जागता है तो और उसे अपने किए पर पछतावा होता है तो उसका इंसान उस वक़्त अपनी गलतियों का अज़ाला करके अपनी रूह को तस्कीन देने की कोशिश करता है, और होना भी ऐसे ही चाहिए। दूसरा ये कि जो बहुत बारीकी से अगर आप इसको देखें कि इसमें असल में ऐसा नहीं कि एक जेवर के डब्बे को डिस्कस किया गया है, बल्कि इस जेवर के डिब्बे को एक मौजू बनाकर मुंशी प्रेमचंद ने, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है और आप को भी मतलब मालूम होना चाहिए कि असल में मुसन्नफ ने, प्रेमचंद ने, अफसाना निगार ने आपको क्या मैसेज पहुंचाने की कोशिश की है। तो मुंशी प्रेमचंद ने असल में जेवर के डिब्बे को मौजू बना के मियाँ बीवी के यानी मियाँ बीवी की हैसियत से प्रकाश और चंपा का जो आपस में ताल्लुक था उसको बहुत खूबसूरती के साथ जो है उसकी मुख्तलिफ उनके घर के सुकून और इत्मीनान की झलकियां दिखाई हैं कि जो अपनी तमाम तर गुर्बत के बावजूद जो है दोनों बहुत मुतमईन थे, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, एक दूसरे से अपनी दिल की तमाम बातें करते थे, मुस्तकबिल के मंसूबे बनाते थे। और प्रकाश को ट्यूशन से जो 30 रुपये माहवार मिलते थे उससे बहुत अच्छे तरीके से चंपा अपने घर का खर्चा चलाती थी, और उसके दिल में ज़ाहिर सैकड़ों अरमान थे, अच्छा खाने के, अच्छा पहनने के, अपने घर के, लेकिन कभी भी उसने हरफ़े शिकायत वो जुबान पर नहीं लाए। फिर जेवर का डब्बा जो है वो एक जहरीले सांप की तरह उनकी ज़िंदगी में जो है वो आता है, और उन दोनों का जो ज़िंदगी का और घर का सुकून है वो खराब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। और क्योंकि चंपा को ये लगता है कि हालांकि हकीकत में था भी ऐसे कि असल में चंपा प्रकाश जो है वो बड़ी हद तक अपनी बीवी की खस्ता हाली देकर उसके मरते हुए अरमान देकर वो जेवर का डब्बा जो है वो चुराता है, और उसका ख्याल होता है कि उसकी बीवी को पहनने के लिए अच्छे अच्छे जेवर मिल जाएंगे, वो खुश हो जाएगी और वो उनकी ज़िंदगी भी जो है वो गुर्बत और नादारी के चुंगल से निकल आएगी। मगर हुआ ये कि प्रकाश का जो रहा सहा सुकून है वो भी बर्बाद हो गया। जब चंपा को ये पता चलता है कि वो जेवर का डिब्बा दरअसल प्रकाश नहीं चुराया, तो वो हैरान रह जाती है कि मैंने तो कभी अपने शोहर को जेवरों के लिए तंग नहीं किया, और अगर तंग करती भी तो उसका मतलब ये नहीं कि वो चोरी करके ही जेवर लाए। तो चुनाचे वो घर जहाँ पर दोनों मियाँ बीवी मोहब्बत से रहते थे, अब उन दोनों में तकरार होने लगी। दिन गुजर जाते, दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते थे। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव जो चीज़ है वो ये कि चंपा बातों ही बातों में जो है वो ठाकर साहब के एहसान जताती और प्रकाश को बदनीयती का ताना डायरेक्ट नहीं, उसको महसूस करवाने की कोशिश करती। इस तरीके से वो असल में उसका मकसद ये था कि उसका सोया हुआ ज़मीर जाग उठे, और आखिरकार वही हुआ। फिर एक दिन जेवर का डब्बा प्रकाश जिस तरह से ठाकर साहब के घर से लाया था उसी तरह से वो वापस जो है वो रख आता है, और फिर आकर जो है वो चंपा को ये खबर सुनाता है कि ठाकर साहब का जेवर का डब्बा मिल गया है। तो वो इसके गले से चिमट कर यूं रोने लगती है
जैसे कि उसका बिछड़ा हुआ खामद उसको बहुत मुद्दत के बाद मिल गया और इस खुशी में वो 1000 भूखों को खाना खिलाने की बात करती है। और फिर इस सारी तफसील से ये जाहिर होता है कि जो अफसाना जेवर का डब्बा है उसमें मुसन्निफ ने, अफसाना निगार मुंशी प्रेमचंद ने जेवर के डब्बे को मौजू बनाया है मियाँ बीवी की हैसियत से प्रकाश और चंपा का जो बाहमी ताल्लुक था उसको दिखाने के लिए। और बड़ी खूबसूरत तरीके से जो मुंशी प्रेमचंद है उन्होंने इस अफसाने में जिंदगी के उतार चढ़ाव को जेवर के डब्बे के हवाले से बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। ये सारी तफसील मैंने आपको इसलिए बताई है कि माशाल्लाह ग्रेजुअली अब आप ग्रेड 10 में अभी अभी आप ग्रेड जाहिर है कि अभी आपके जो है मेंटल लेवल यानी आप इतनी बातों को मुश्किल से आपको समझ आती होगी, लेकिन चले कुछ तो आपको समझ आएगी क्योंकि ग्रेजुअली माशाल्लाह से आप बड़ी क्लासों में जा रहे हैं। तो जब भी हम कोई तहरीर पढ़ते हैं, हम कोई सबक पढ़ते हैं, तो एटलीस्ट हमें ये मालूम होना चाहिए कि सबक पढ़ने का मकसद ये नहीं कि आपने एक लेसन पढ़ा उसके सवाल जवाब कर लें, अल्फाज जुमले कर लें और उसके अल्फाज मानी कर लें तो दैट्स इट कि हमने एक सबक ख़त्म कर लिया। बल्कि जब आप कोई अफसाना पढ़ते हैं, ड्रामा पढ़ते हैं, मजमून पढ़ते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपने उसमें से क्या सीखा और मुसन्निफ ने आपको क्या मैसेज देने की कोशिश की है। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।